हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज संडे है और संडे के दिन अब से मैं लाइव आने की कोशिश करूंगा हर हफ्ते के दिन। मैं आपका दोस्त हूं कौशिक और इस वीडियो को मैंने ही आपके लिए तैयार किया है, एडिट किया है, सब रेडी किया है। ये एक्चुअली इसमें कोई एडिटिंग वगैरह वैसा है नहीं, लाइव है तो लाइव सेशन में मैं आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस के जवाब देने की कोशिश करूंगा। अगर आप लोग ये वीडियो बाद में देख रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कमेंट के ज़रिए हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो, हम उसके जवाब आपको फिर कभी जो है क्लियर करा के देंगे। तो आज के लाइव का जो मुद्दा है ना दोस्तों, वो ये है कि ज़मीन को लेकर के चर्चाएं चालू हो गई हैं। कल नहीं परसों जो है पेंचिकल पेट में हमारे राजस्व मंत्री यानी रेवेन्यू मिनिस्टर साहब आए थे, पोंगुलेटी श्रीनिवास नाम है उनका। उन्होंने आके भू भारती के बारे में कुछ जानकारियां दे दी। अब ये तो हर जगह चल रहा है, कांग्रेस पार्टी के नेता लोग घूम घूम के भू भारती ऐप और वेबसाइट के बारे में बता रहे हैं पब्लिक को, लेकिन लोगों को क्या है थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है मैटर। तो मैं थोड़ी सी कोशिश करूंगा। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि भाई क्या है सीन सिनेमा, थोड़ा बताओ हमको भी। तो मैं आपको शुरू से बताता हूँ। दरअसल पहले क्या था, निज़ामों के टाइम की हमारी जो है सत्ता रही है तेलंगाना की। पहले निज़ाम राज करते थे, उनके अंडर में जो है जागीरदार, ज़मींदार, पट्टेदार ये सब लोग हुआ करते थे जिनके नाम पे ज़मीनें होती थी। तो इसमें जो यूनिट पर्सन है, मतलब सबसे बेसिक वाला बंदा, उसको कहते हैं पट्टेदार। ठीक है, तो पट्टेदार के नाम पे ज़मीन होती है। कुछ पट्टेदार मिल करके जो है ज़मींदार को रिपोर्ट करते हैं और कुछ ज़मींदार लोग मिल करके जागीरदार को रिपोर्ट करते हैं। तो ये सिस्टम था पहले। तो पट्टेदारों ने क्या किया, मतलब जब देश आज़ाद हुआ, तेलंगाना भारत में मिल गया, तब पट्टेदारों के नाम पे बाय डिफ़ॉल्ट हर ज़मीन का नाम लिख दिया गया। तो पट्टेदार बाद में बेच के जो है लोगों तक अपनी ज़मीन पहुंचाए। कुछ लैंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के ज़रिए भी ज़मीन लोगों को मिली थी। तो ऐसे में एक आपको स्टोरी बताता हूँ मेरे दोस्त की, जिसका नाम है संतोष। संतोष रहता है भटपल्ली में। आप लोगों को पता ही होगा भटपल्ली कहाँ पर है। तो भटपल्ली में रोड के किनारे में उसकी 2 एकड़ ज़मीन थी। तो संतोष क्या किया है कि जब तेलंगाना आज़ाद हुआ, तब अचानक से हमारे मुख्यमंत्री जो थे केसीआर साहब, उन्होंने एक स्कीम लॉन्च किया। स्कीम का नाम रखा गया धरनी स्कीम और लैंड रेगुलराइजेशन स्कीम। तो यहाँ पे क्या हुआ कि धरनी पोर्टल नाम से एक वेबसाइट बनाई गई, जिसके अंदर की पूरे तेलंगाना का डिजिटल एक मैप तैयार किया गया। हर ज़मीन का जो है इंफॉर्मेशन उस वेबसाइट के अंदर में लिखा गया। तो हमारा संतोष भी क्या किया था, मी सेवा जाके चेक कराया अपनी ज़मीन। रोड के मेन रोड के बाजू में ही 2 एकड़ की ज़मीन है उसकी। जब वो मैप खोला, मैप में ज़मीन उसने क्लिक मारा, रोड के बाजू में वो ज़मीन संतोष के नाम पे है ही नहीं। तो संतोष परेशान हो गया, अरे ज़मीन मेरे नाम पे नहीं है, तो किसी देवैया का नाम लिखा हुआ दिखा रहा है, क्या करूँ। अब वो टेंशन में आ गया। तो वो क्या किया, किसी ने उसको सलाह दी कि भाई तुम एमआरओ ऑफिस में जाके इसके बारे में पूछताछ करो। तो अपने पेपर्स लेके एमआरओ के पास गया। एमआरओ ऑफिस में जाने के बाद फिर से सर्च किया गया, कुछ पैसे वैसे खिला पिला के जो है सर्चिंग वगैरह की गई। तब पता चला कि ये जो संतोष का प्लॉट है ना, वो भटपल्ली में मेन रोड पे दिखा नहीं रहा है, बल्कि जीडी चेनू मतलब अंदर, गांव के अंदर कहीं तो भी उसका ज़मीन शो कर रहा है। जो रजिस्ट्रेशन मेन रोड के बाजू में 2 एकड़ की होनी चाहिए थी, वो रजिस्ट्रेशन कहीं तो भी गांव के अंदर दिखा रही है। अब संतोष परेशान कि भाई क्या हो रहा है मसला, क्या करें क्या नहीं करें, मेरी ज़मीन तो है रोड के बाजू। अब रोड के बाजू की ज़मीन का आप तो मालूम ही है ना, वैल्यू ज़्यादा होता है, लेकिन दिखा रहा है एकदम गांव के अंदर, 2 गांव छोड़ के जीडी चेनू के अंदर में जो है दिखा रहा है ज़मीन। अब संतोष परेशान हो गया। अच्छा, ये सिर्फ संतोष के साथ नहीं हुआ, तेलंगाना में लाखों लाखों किसानों के साथ हुआ कि उनकी ज़मीन है एक जगह और लोकेशन कहीं और का दिखा रहा है। अच्छा, इसके अलावा एक और प्रॉब्लम भी हुई दोस्तों। दूसरी मेजर प्रॉब्लम क्या हुई, अभी सोचिए सपोज मेरे नाम पे एक प्लॉट है, 5 एकड़ की ज़मीन मैंने मेरे नाम पे ले रखी है। जब धरनी पोर्टल में मैंने मेरा नाम सर्च किया, तो मेरे नाम के बदले पट्टेदार का नाम, पहले जिससे मतलब ज़मीन आते 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 मेरे पास आई, उसका नाम दिखा रहा है। पट्टेदार तो एक ज़माने में बेच बाच के हैदराबाद चले गया, अब वो वापस आके बोल रहा है नहीं नहीं नहीं, मेरे नाम पे लिखा हुआ है, ये मेरी ज़मीन है, हट जाओ। तो ऐसे भी लाखों केसेस आए दोस्तों। मतलब जो छोटे किसान थे उन लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हुई कि भाई
एक ज़माने में जो लोग चले गए वो आके वापस से हमारी ज़मीनें क्लेम कर रहे हैं। ये 2 बड़े इश्यूज़ थे दोस्तों। इसके अलावा बहुत जगह पे क्या हुआ, आधार सीडिंग नहीं हुई, नाम गलत टाइप हो गया। अब जब ज़मीन क्लेम करने के लिए गए तो बोल रहे कि ये तुम्हारा नाम पे है ही नहीं ज़मीन, क्यों? अक्षर चेंज हो गए थोड़े से, समझ गए ना। अब जैसे मेरा नाम है KAUSHI के, बहुत जगह KOUSHI के लिख दिया किसी ने, बस खत्म। अब बोल रहा है कि ये तुम्हारे नाम पे है ही नहीं, नेम मिसमैच हो रहा है। कुछ जगह पे तो जेंडर ही चेंज हो गया दोस्तों, जी हाँ, मेल को फीमेल, फीमेल को मेल लिख दिया गया। ऐसी भी गलती हुई। कई जगह पे एड्रेस चेंज हो गए, कई जगह पे लोकेशन चेंज हो गई, जेंडर चेंज हो गया, नाम चेंज हो गया, फादर का नेम चेंज हो गया, गांव का नेम चेंज हो गया। बहुत सारे ब्लंडर मिस्टेक्स हो गए थे दोस्तों धरनी वेबसाइट पे। बाद में जब कांग्रेस पार्टी आई तो कांग्रेस पार्टी ने क्या सोचा कि ये धरनी एक बहुत बड़ा इशू है, उसको लेके ही वो लोग इलेक्शन लड़े थे और बोले थे कि जब हमारी सरकार बन जाएगी हम इस वेबसाइट को क्रैश करके मतलब पूरा का पूरा बेच देंगे, बेकार कर देंगे, स्क्रैप कर देंगे और नया वेबसाइट ले आएंगे। तो अभी तेलंगाना सरकार ने अपने वादे के हिसाब से एक नया वेबसाइट तैयार कर लिया है और उस वेबसाइट का नाम रखा है भू भारती। ठीक है दोस्तों, और भू भारती वेबसाइट ही सिर्फ लॉन्च नहीं किया, साथ में उसके कुछ कायदे कानून भी अलग अलग लॉन्च किए गए हैं। अब भू भारती में क्या है कि एक ऐसा उन लोगों ने सोचा है कि है भू भारती कुछ भी नहीं, धरनी का ही कॉपी पेस्ट है, बस उसमें अभी सुधार किए जाएंगे धीरे धीरे, उसमें जो है रॉन्ग इन्फॉर्मेशन को करेक्ट किया जाएगा। कैसे करेंगे उसका लिए एक प्रोसीजर बनाया है। पहले राजस्व मंत्री साहब ने बोला है कि पूरे तेलंगाना में जितने ज़िले हैं, 33 ज़िले हैं, हर ज़िले से एक मंडल चूज़ करते हैं। तो 33 मंडल उन्होंने रैंडमली चूज़ किए और बोला कि हम पहले इन एक मंडल को सुधारने की कोशिश करेंगे। तो हमारे ज़िले में पेंचिकलपेट मंडल को चूज़ किया गया है। वहाँ पे पहले रिकॉर्ड्स को सही किया जाएगा। अगर सब कुछ ठीक ठाक हो गया, 100% सेटिस्फैक्शन हो गया, ये पायलट प्रोजेक्ट सफल रहा, तो धीरे धीरे चल के जो है पूरे स्टेट में ये काम कराया जाएगा कि कैसे लैंड का जो रिकॉर्ड खराब हुआ है उसको सही किया जाए। उसके लिए अभी जैसे कि मैंने संतोष का एग्जाम्पल दिया, उसकी क्या शिकायत है, एक फॉर्म आएगी, वो फॉर्म भर के देगा, ये शिकायत है महाराज, मेरा जो प्लॉट है वो किसी और गांव में दिखा रहा है, एक्चुअली यहाँ दिखाना है, वो अपना सही करा लेगा। मैं मेरी एक शिकायत दूंगा कि भाई मेरा नाम आना चाहिए, मेरे पट्टेदार का नाम लिख के आ रहा है। तो ये सारी शिकायतों को जो है 1 बाय 1 ठीक किया जाएगा। कौन ठीक करेगा? खुद MRO साहब अपनी टीम को लेकर के ठीक कराएंगे, तहसीलदार साहब। तो 2 जून से जो है ये पायलट प्रोजेक्ट शुरू होगा और मेरे ख्याल से ये प्रोजेक्ट चलते चलते कई महीने खींच लेगा दोस्तों। आप लोगों को भी अगर कोई ऐसी परेशानी है तो आप इसमें जो है सही करा सकते हो और कराना भी चाहिए, क्योंकि एक गलत रिकॉर्ड रखना सरकारी डेटाबेस में बहुत ही ख़राब है। और जल्द से जल्द ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है अच्छे से तैयार हो जाए, ये मेरी हम सबकी मनोकामनाएं हैं। बीच बीच में कुछ कमेंट रहे तो आप बताइए। कमेंट मेरे पास आया है कि हाँ, ये क्या है, ये पूछ रहे हैं कि अभी इस गांव का एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया है, वहाँ पे लैंडलॉक सिस्टम है, मतलब मेरी ज़मीन सिर्फ मेरे पास ही रहेगी, मैं किसी को बेच नहीं सकता, ऐसा उनका मानना है। दरअसल दोस्तों ईसगांव एक स्पेशल प्रोटेक्टेड एरिया है जिसे एजेंसी एरिया बोलते हैं। सिर्फ ईसगांव ही नहीं बल्कि हमारे ज़िले में ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे एथनिक ग्रुप्स रहते हैं। एथनिक ग्रुप्स मतलब एक विशेष दर्जे के ग्रुप लोग, जैसे गोंड हो गए, परदान हो गए, बंगाली हो गए, BC कास्ट में भी छोटे बड़े जो भी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास पर्सनस है वो लोगों का एक ग्रुप हो गया। तो जैसे SCs के अंदर में मादी गांव का एक ग्रुप है, बहुत ही छोटी है नंबर में, मतलब जैसे तैसे जी रहे हैं ये लोग अपनी, मतलब स्पेशल कैटेगरी के लोग हैं। तो बंगालीज चूँकि बाहर से आए हुए हैं और उनको प्रोटेक्ट करके रखना है, तो इसीलिए उनको ये स्पेशल राइट दिया गया है कि आप अपनी ज़मीन किसी को बेच नहीं सकते, बस बंगाली ही बंगाली की ज़मीन खरीद सकता है, बेच सकता है, मतलब लॉक है ये ट्रांजैक्शन। कोई बाहर का आदमी आ गया कल के दिन आके आप लोगों के ऊपर बिजनेस के तरीके से या फिर किसी और तरीके से रुआब झाड़ने लगा, तो ये फॉर एग्जांपल अभी आपको एक बताता हूँ, झारखंड में बहुत चल रहा है कि बांग्लादेश से कुछ लोग आ जा रहे हैं, ट्रेसपासर्स, ज़मीन क्रॉस करके बॉर्डर इलीगल तरीके से आ रहे हैं, रह रहे हैं। अब उनको रेसिडेंट सर्टिफिकेट बनाना है, संपत्ति चाहिए, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, लोकल महिलाओं से शादी कर ले रहे हैं। शादी करके क्या कर रहे हैं, उनकी ज़मीन जायदाद जो है लड़की के नाम पे लिखा ले रहे हैं और उसमें रह रहे हैं। अब देखते देखते क्या हो रहा है कि बाज़ार में अभी बांग्लादेश ट्रेसपासर्स की संख्या ज़्यादा हो रही है, वही लोग बिजनेस कर रहे हैं, उन्हीं की गाड़ियाँ
चल रही हैं, उनके पास कहीं कहीं से पैसे आ जा रहे हैं, उन लोग डोमिनेट कर रहे हैं। तो ये डोमिनेशन ना हो इसीलिए क्या किया जाता है, सरकार की तरफ से लिस्ट बनाई जाती है, शेड्यूल्ड पर्सन्स की लिस्ट होती है, और उन ग्रुप्स को क्या किया जाता है, लॉक कर दिया जाता है कि आप इस एजेंसी एरिया के बाहर नहीं जाओगे और आपके एजेंसी एरिया में कोई आएगा भी नहीं। तो चाहे तो इस गांव का बंगाली कागज नगर के किसी जनरल एरिया में आके ज़मीन फरोख्त खरीद कर सकता है, लेकिन कागज नगर का जनरल पब्लिक वहां जाके इस गांव में बंगाली कैंप में कोई भी ज़मीन खरीद फरोख्त नहीं कर सकता। वहां पे सिर्फ इस गांव के बंगाली ही ज़मीन आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं, खरीद फरोख्त वो अपने हिसाब से, वो मतलब उनका कंसिडरेशन वो ऑटोमेटिक हो जाएगा, लेकिन किसी गैर व्यक्ति को वो बेच नहीं सकते। ये एक रूल है दोस्तों। ज़मीन से जुड़े बहुत सारे रूल्स होते हैं, और एक मुझे जो एक्सपीरियंस है कागज़ नगर के रियल एस्टेट डेवलपर्स को मैं देखता हूँ, बहुत ही मुझे सोच के ये मतलब दुख होता है कि कागज़ नगर के एरिया में रियल एस्टेट की बहुत बहुत बुरी हालत है, और जो यहाँ पे एस्टेट डेवलपर्स काम भी कर रहे हैं, जो एजेंट्स काम कर रहे हैं, उनके पास बहुत कम नॉलेज है। मैं देखता हूँ बाहर से आए हुए रियल एस्टेट एजेंट्स और डेवलपर्स हमारे लोगों को जो है यहाँ पे डोमिनेट करते हैं, मतलब वो जैसे बोलेंगे हमारे बंदे लोग वैसे वैसे काम करेंगे। तो ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है, मतलब परेशान होते हैं। एक काम जो 5 दिन में हो जाना चाहिए वो कराने में 15 दिन लग जाते हैं, घुमा फिरा के इधर उधर से अलग अलग प्रोसीजर से काम आगे बढ़ाते हैं। इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आप थोड़ा थोड़ा जो है तेलंगाना का जो रियल एस्टेट का रूल्स है, जिसे चट्टम बोलते हैं तेलुगु में, मतलब रूलिंग्स और कानून वगैरह, ये सब पढ़िए, यूट्यूब के ज़रिए पढ़िए, या टेक्स्ट बुक खरीद के पढ़िए, या लाइब्रेरी है कागज़ नगर में राजा जेरोक्स के पास, वहाँ जा कर के पढ़िए। पढ़ने से ही आपको पता चलेगा कि कौन कौन से रूल्स और क्लॉज जो है आप यूज़ करके किसी भी ज़मीन को मतलब ठीक करा सकते हो, लिटिगेशन निकलवा सकते हो, या फिर उसका मैपिंग करा सकते हो। हाँ, और एक क्वेश्चन आया है कि अच्छा हाँ, पूरे का जी ये एक ये हाँ, ये संभव है दोस्तों कि आज मेरे नाम पे जो ज़मीन है वो सरकार मेरे से कल ले सकती है। जी हाँ, ये भी एक जो है रूल है। कैसे है मैं आपको बताता हूँ। आज से कई साल पहले आप लोग देखे होंगे कि हमारा राजीव गांधी चौरस्ता छोटा सा था। अब नया मास्टर प्लान आया है, हर 11 साल पे एक मास्टर प्लान आता है, और उस मास्टर प्लान आने के बाद में क्या होता है, प्लान को चेंज करके कुछ कुछ ज़मीनें सरकार टेक ओवर कर लेती है। तो आज कुछ ज़मीन को टेक ओवर करके, कुछ प्रॉपर्टी को हटा के, तोड़ के जो है सरकार ने राजीव चौरस्ते को बड़ा बनाया है। पूरे का पूरा आसिफाबाद शहर इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जहाँ पे आप देखे होंगे कि पहले आसिफाबाद छोटा सा ग्राम पंचायत था, छोटे बड़े बिल्डिंग्स थे, आज जैसे अपना सिरपुर टाउन है वैसे ही था। आज देखिए वहाँ पे जो है गवर्नमेंट की ऑफिसेस खुल गई हैं, बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स बन गए हैं। कैसे? सरकार ने वो ज़मीनें वापस ले ली है, अपने अंडर में ले ली है, आसिफाबाद का टाउन प्लानिंग किया है, एक मास्टर प्लान तैयार किया है। तो ये जो आप देखते हो एक नक्शा बना हुआ है आपके ज़मीन का, वो चेंज हो सकता है। हर 11 साल में एक मास्टर प्लान आएगा, और उसके तहत जो है आपके प्लॉट का, आपके सर्वे का, आपके एरिया का, आपके पूरे के पूरे गांव और शहर का जो है नक्शा चेंज हो सकता है। तो ये मत सोचिए कि मेरे पास नक्शा है, मेरे दादाजी ने दिया था, वो अभी लागू नहीं होगा दोस्तों। आपको हमेशा नज़र रखनी पड़ेगी एक जागरूक नागरिक की तरह कि कब हमारे एरिया का प्लान चेंज हुआ है, उस प्लान में हमारा प्लॉट कहाँ है, क्या है, ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी। तो दोस्तों ये आज ज़मीन के बारे में कुछ जानकारियाँ थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए आया था, और हमारे साथ कुछ लोगों ने चैट में कमेंट भी किया है। अगर आप लोगों को और कुछ जानकारी लेनी है ज़मीन जायदाद ये सब प्रॉपर्टीज़ के बारे में, तो आप डायरेक्टली कमेंट में लिख सकते हैं। हाँ, एक और कमेंट आया है सरसिल्क के मामले में। जी हाँ दोस्तों, सरसिल्क फैक्ट्री का इलाका भी जो है लॉक्ड प्रॉपर्टी है, उसको जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति एक्सेस कर सकता है, वो एक वकील है, और उस वकील को लिक्विडेटर कहा जाता है। एसपीएम जो सरसिल्क कंपनी है बंद होने के बाद में हाई कोर्ट के पास चले गई थी। हाई कोर्ट को उन्होंने अपने सारे कागज दे दिए कि भैया अब हमसे ये प्रॉपर्टी नहीं संभलती है, आपको जो करना है करो। तो सरसिल्क कंपनी के जितने भी पेपर्स थे वो हाई कोर्ट के पास चले गए। माननीय हाई कोर्ट ने क्या किया, एक वकील को अपॉइंट किया कि भाई आप ही सरसिल्क केस के जितने भी काम होंगे देखोगे, और उस वकील का जो पोस्ट होता है उसे कहते हैं लिक्विडेटर। टाइम टू टाइम चेंज होता है, जब जिस लिक्विडेटर के हाथ में गया था आज वो लिक्विडेटर नहीं है,
और हो सकता है 10 साल के बाद लिक्विडेटर चेंज हो जाए, लेकिन पोस्ट वही रहेगी, उसका काम वही रहेगा कि सरसिल्क के मैटर को वही हैंडल करेंगे। आप ना ही सरसिल्क के ज़मीन को, प्रॉपर्टीज़ को खरीद सकते हो, ना बेच सकते हो। इस बीच में एक अपडेट क्या आया था, 2 अपडेट आपको बताता हूँ सरसिल्क से जुड़ी हुई। सरसिल्क कंपनी के पिछले लिक्विडेटर ने क्या किया था, शायद 2019 में कुछ मतलब लोगों को बुलाया था, सरसिल्क के एम्प्लॉयज़ को। क्या आप लोग जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, एक व्यक्ति हैं, वो सरसिल्क के एम्प्लॉय थे, उनको बुलाया, वो गए, उनसे पूछताछ हुई, क्या आप सरसिल्क के एम्प्लॉय थे? हाँ थे। तब आपको क्वार्टर मिला था? हाँ मिला था। ORT 295 मिला था। आप अभी भी ORT 295 में रह रहे? हाँ रह रहे। बस अब ये क्वार्टर आपके नाम पे हम दे रहे, क्योंकि जाते समय सरसिल्क वालों ने वो एम्प्लॉय के साथ में कुछ भी लिखा पढ़ी नहीं किया था, उन्होंने उनको कुछ रिटायरमेंट फंड वगैरह भी नहीं दिए थे। तो ऐसे में चूंकि इन्होंने बहुत तकलीफ झेली है, इनकी जॉब जा चुकी है, इसीलिए एक बैक सपोर्ट के लिए लिक्विडेटर साहब ने क्या किया, उनको उनकी क्वार्टर वापस दे दी। तो करीब 20-22% लोगों को जो है उनके घर मिल गए हैं, रजिस्ट्री करके दे दिए हैं। अब ये जो रजिस्ट्री करके दे दिए वाले घर हैं, ये बिक सकते, खरीद सकते कोई भी, लेकिन जो बाकी की संपत्ति है, प्लॉट है, घर है, जमीन है, कुछ भी है, वो कोई भी नहीं खरीद सकता, कोई भी नहीं बेच सकता। अगर आपको चाहिए, सीधा जाइए हाई कोर्ट में, लिक्विडेटर ऑफ सरसिल्क फैक्ट्री से मिलिए और उनसे बातचीत कीजिए कि भैया फला प्रॉपर्टी है, वो मुझे चाहिए, आप मुझे वो दे दीजिए, अभी उसकी रक्षा कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, ये सब डिटेल आपको वहाँ पे ले जाकर देना पड़ेगा। तो ये है दोस्तों एक प्रोसीजर सरसिल्क कंपनी को लेकर के। दूसरा अपडेट ये है कि एक SIS नाम की सिक्योरिटी एजेंसी है दोस्तों, उस सिक्योरिटी एजेंसी के हाथ में अभी SPM सरसिल्क फैक्ट्री का जो है पोजीशन दे दिया गया है। वो सरसिल्क कंपनी की अब मालिक है। किसी को अगर सरसिल्क फैक्ट्री खरीदना है या फिर उससे कोई जगह खरीदनी है तो उसे SIS सिक्योरिटी एजेंसी से मिल करके जो है ये मामला डील करना पड़ेगा। आप चाहे तो देख सकते हो, सरसिल्क का अभी भी एक गेट बना हुआ है, उसके सामने बड़ा सा एक बोर्ड लगा हुआ है। मैं आपको एक फोटो लगा के भी दिखाऊंगा फिर कभी, ठीक है ना, मेरे पास वो फोटो मौजूद है, कभी आपको न्यूज में बताऊंगा। तो ये सरसिल्क का मामला है। तो आज के वीडियो में हमने धरनी पोर्टल, भूभारती पोर्टल, ईसगांव जैसे एजेंसी एरियाज और सरसिल्क फैक्ट्री के प्रॉपर्टीज के बारे में बात की। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मन में कुछ डाउट आया होगा तो कमेंट कर लीजिएगा। मैं अगले संडे को फिर आऊँगा, हो सके तो हम तब जो है विस्तार से बात करेंगे किसी और टॉपिक पे। और अभी जो आप लोग कमेंट में डाउट पूछोगे उस पर मैं अलग अलग से वीडियोस बना के दूंगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में शाम के कागज नगर के न्यूज़ में। तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।